chapter, and that chapter is from class 9th, and the name of the chapter is Improvement in the Food Resources. And this chapter is divided into two parts, part 1 and part 2. In part number 1, we will discuss only about the crops, and in part number 2, we will discuss about the animal husbandry and other various aspects. So the topics to be covered in this chapter, that is improvement in the food resources, are: first is introduction, second is sustainable agriculture, types of crops, crop management, production, nutrient management, manures and fertilizers, irrigation, crop protection, after crop protection, storage, improvement of the soil, fertility, and the last topic of this chapter, that is from part number 1, that is the crop improvement. So all these topics are to be covered in part number 1. So let us start with the chapter that is improvement in the food resources. तो जैसे कि आपको पता है कि फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जो है वो उसकी एक नेसेसिटी जो है, दैट इज द फूड. विदाउट फूड वी कांट लिव, वी कांट सर्वाइव. बिना खाने के ना तो हम लिव कर सकते हैं, ना ही सर्वाइव कर सकते हैं. सो इट इज आवर बेसिक नीड ऑफ लाइफ. तो फूड जो है वो फूड कैसा होना चाहिए? एक हेल्दी फूड होना चाहिए. और बिना हेल्दी फूड के जो है, जो हमारी डाइट जो है वो अगर हेल्दी नहीं होगी, दैट मीन्स वी आर सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है, पर उस खाने में क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू है या नहीं है. दैट मीन्स उस खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी डाइट को, आवर डाइट शुड बी बैलेंस्ड डाइट, एंड विदाउट बैलेंस्ड डाइट our nutritional value and our nutritional requirements not fulfill our body needs, and without a balanced diet our body will not grow, will not develop, and our body parts will not repair. So खाना जो है, अब इसमें हमने यही कहा है कि we all know that we need food for growth, development and repair of the body. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खाना जो है वो किस चीज के लिए जरूरी है? फॉर द ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स. इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. खाना जो है वो हमें किस चीज से बचाता है? वेरियस डिजीजेज से. क्योंकि खाना जो हम खाते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि खाना जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए. हमारी डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए. उस खाने को जो हम खा रहे हैं, दैट मीन्स उस खाने में जो प्रॉपर अमाउंट है, जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं. अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर ये हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड है. और जब हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी तो वो हमारी डाइट जो होगी वो हमें क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द नंबर ऑफ डिजीजेस. जो कि हमारी बॉडी में डिजीज हो सकते हैं, तो उसका ये जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है खाने की, वो हमें उन डिजीजेस से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी. अब ये खाना जो होगा, जो हमारी डाइट बैलेंस्ड हो जाएगी, तो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? डिजीजेस से बचाएगा. उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी. क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी. वी कांट डू एनी वर्क. हम कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते. कार्य करने की क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. दैट मीन्स फूड विल प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर कैरिंग वेरियस एक्टिविटीज. कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी हमने काम करना है, कोई भी अगर हमने कार्य करना है, दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल नीड फूड. We also know that only green plants are autotrophs. हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ अकेले ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो कि क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं. अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? Those organisms which prepare their own food themselves. जो कि अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं. That means green plants, they have the capability to prepare their own food themselves because they have green colored pigment in them, and by this green colored pigment they can trap the solar radiations and they can prepare their own food themselves in the form of
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में वो खाना बनाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। एंड रेस्ट आर द हिटोट्रॉप्स। सिर्फ एक प्लांट्स हैं जो कि क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड रेस्ट जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर heterotrophs. That means human beings are also heterotrophs. We are also heterotrophs. हम भी heterotrophs हैं because we can't prepare our own food ourselves. हम अपना खाना जो है वो हम स्वयं नहीं बना सकते हैं. We depend upon others for our food. हम दूसरों के ऊपर निर्भर है अपने खाने के लिए. Man is a heterotroph. आदमी क्या है, एक heterotroph है. That is why he is involved in the activities of farming. अब आदमी जो है वो क्या है, heterotroph है. अब heterotroph होने की वजह से that's why एक यही कारण है, that is the only single reason why the man has to be involved in the, इसमें involved होगा farming and rearing of the animals to meet his food requirements. अभी हमने कहा कि ओनली प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर हेटरोट्रॉप्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट्स व्हाई द ह्यूमन बीइंग्स दे कैन मीट द फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स, फार्मिंग प्रोडक्शन एज वेल एज रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स टू मीट हिज फूड रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर आदमी को अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो उसके लिए उसको जो फार्मिंग है एज वेल एज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स जो है उसका जो उसके लिए यूज करना जो है वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज ही कांट सर्वाइव इन द लाइफ। अब ये चीजें जो होगी हमारी वो होगी जस्ट एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। एंड आवर नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स क्या होती हैं? द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्लांट्स जिनको कि आदमी जो है वो लार्ज स्केल पर क्या करता है, ग्रो करता है, और उससे जो है उसको एक बेटर प्रोडक्शन मिलती है एंड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स। और उससे जब उसको एक बेटर प्रोडक्शन मिल जाती है तो उससे वो क्या करता है, वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, दैट इज नोन एज द क्रॉप। अब जमीन पर जो है बहुत ज्यादा जो है प्लांट्स उगे हुए होते हैं, पर हम हर प्लांट्स को जो है वो हम क्रॉप्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रॉप्स हम उन्हीं को कहेंगे जो कि हमें क्या देते हैं, बेटर रिक्वायरमेंट देंगे ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज बेटर यील्ड होगी उनकी, और जो कि क्या करेगा, आदमी की फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, उसको हम क्या करेंगे, क्रॉप्स करेंगे। सपोज करो कि अगर एक कोई खाली लॉन है और वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स उगे हुए हैं तो हम उनको क्रॉप्स नहीं कहेंगे, दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स, उनको हम क्या कहेंगे, अनवांटेड प्लांट्स। अब अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्रेड करते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस को भी स्प्रेड करेंगे, और उनका जो एक फूड प्रोडक्शन वैल्यू जो होगी वो कोई नहीं होगी, बिकॉज दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब कौन कौन से मेनली क्रॉप्स हैं जो कि उगाए जाते हैं, दैट इज नंबर 1 सीरियल्स, नंबर 2 वेजिटेबल्स, and number 3 fruits. These are the 3 main types of the crops that are grown for the food production of the man's requirement, that is cereals, vegetables and fruits. Next, अब हम एक प्रैक्टिस लेंगे, एंड वो प्रैक्टिस जो है रिगार्डिंग द फूड प्रोडक्शन है, दैट इज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, इट इज द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये इस तरह की टेक्निक है, एक इस तरह की एडॉप्शन है, और उस एडॉप्शन में हम क्या करेंगे, वेरियस फार्मिंग एक्टिविटीज को अडॉप्ट करेंगे, या फिर वेरियस प्रोडक्शन जो है, जो क्रॉप से रिलेटेड प्रोडक्शन है या क्रॉप की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाते हैं, एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। और अगर हमें क्रॉप की प्रोडक्शन बेटर हो जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर हम एक मैनेजमेंट टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं टू मैक्सिमाइज द यील्ड, जिससे कि उसकी यील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या हो गया, ये एक इस तरह की एक एडॉप्शन है, इस तरह का मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, प्रोडक्शन जो है जिससे उस फसल की जो पैदावार प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, या फिर मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम अडॉप्ट करते हैं जिससे कि हमें बेटर जो यील्ड है वो उस चीज की क्रॉप की मिले, और बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप मिलने की वजह से जो काम करने वाले वर्कर्स है उनको भी क्या होगा, उनका जो एक पे स्केल होगा वो भी ज्यादा होगा, और हर किसी की जो एक प्रोडक्शन होगी क्रॉप से रिलेटेड वो क्या होगी, बेटर होगी। तो दैट इज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग देम वुड हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अगर अडॉप्ट करते हैं दैट मीन्स उसके इम्प्लीमेंट करने के साथ ही, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट किया तो उसके इम्प्लीमेंट करने से वो हमें किस चीज में हेल्प करेगा, वुड हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। अब कौन कौन से वेज हैं? कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक तो अच्छी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होने की वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, हम जो एनवायरमेंट का जो बैलेंस है उसको भी क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। कॉपिंग विद चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, अब ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू दीज रीजंस इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ड्यू टू दीज रीजंस, इन्हीं कारणों की वजह से ये जरूरी है कि हम इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। अब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकेंड वन इज द क्रॉप रोटेशन, थर्ड वन इज द इंटरक्रॉपिंग एंड द लास्ट वन इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब ये जो मेथड्स है, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग है, कई बार हम क्या करते हैं कि हम फील्ड में जो है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर देते हैं। एक जो रो है उसमें हमने एक अलग क्रॉप लगाया है, दूसरी रो में हमने दूसरी क्रॉप लगाई है, तीसरी रो में हमने अलग क्रॉप लगाई है, दैट इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। दैट मीन्स हम उनको अलग अलग जो रोज में है हम अलग अलग क्रॉप्स को जो है वो वहां पर उगा सकते हैं। और अलग अलग रोज में उगाने का पर्पज ये है कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस, वहां पर उस टाइम हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि जब हम मिक्स कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्रॉप जो थी वो कहाँ थी और कौन सी कहाँ थी। दैट मीन्स अगर हम अलग अलग रोज में करेंगे तो उससे क्या होगा कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर वो क्या होगा, इजियर कंसेप्ट होगा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अगर हम एक सीजन में एक क्रॉप को उगा रहे हैं और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज्यादा है या कम है तो नेक्स्ट सीजन में हम क्या करेंगे, उसकी जो क्रॉप की जो रोटेशन है या क्रॉप जो है उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी पहले वाली से ज्यादा होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जिन क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी वो हम रोटेशन में क्रॉप्स को क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट इंटरक्रॉपिंग है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये ऑल दीज कंसेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। दैट मीन्स वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज। पहला है achieves integration of natural biological cycles and controls। हम इसमें क्या करेंगे, हम अचीव कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स और उनके कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटेक्ट्स एंड रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी, हम सॉइल को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्मफुल केमिकल्स से, और जब हम उस सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे हार्मफुल केमिकल से दैट मीन्स वी कैन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल फर्टिलिटी के इंक्रीज करने से क्या होगा कि क्रॉप्स की जो पैदावार होगी वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। ऑप्टिमाइज द मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज, हम प्रॉपर मैनेजमेंट होगी जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी और प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के होने से हम ऑप्टिमाइज करेंगे मैक्सिमम किस चीज को, मैक्सिमम मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं दैट मीन्स फ्यूचर बीइंग जो होता है उनकी जरूरत होती है। एंड बाय दिस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, प्रोवाइड इनकम, और अगर पैदावार अच्छी होती है, हमारी क्रॉप्स अच्छी होंगी, डिजीज फ्री होंगी या फिर जो है केमिकल्स फ्री होंगी तो उसकी इनकम भी जो होगी वो अच्छी होगी। So these are the advantages of the sustainable agriculture. Next, organic farming. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम यूज करते हैं क्रॉप्स के ऊपर तो वो क्रॉप्स को क्या करते हैं, रेज करते हैं, उनकी पैदावार को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। रेजिंग द क्रॉप्स which have been polluted due to the use of manures, जो कि क्या करते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। अगर हम उसमें जरूरत से ज्यादा जो वो मैन्योर्स का यूज करेंगे दैट मीन्स दे पॉल्यूटेड द क्रॉप्स। एंड बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्रॉप्स को रेज तो कर सकते हैं
विच हैव बीन पॉल्यूटेड, पर वो साथ में क्या करेगा, क्रॉप्स को पॉल्यूटेड करेगा। और पॉल्यूटेड किस चीज से होगा, ड्यू टू द यूज ऑफ द मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। सो दिस इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस फार्मिंग इंश्योर्स द फॉलोइंग। अब ये जो फार्मिंग होती है वो किस चीज को इंश्योर करती है, नो पेस्ट नो वीड्स। वो इस चीज को इंश्योर करती है कि ना तो कोई पेस्ट होगा ना ही कोई वीड्स होगा। प्रॉपर सप्लाई होगी किस चीज की, न्यूट्रिएंट्स की, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। नो टॉक्सिसिटी, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, मीन्स नो पॉल्यूशन। जब कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी दैट मीन्स देयर इज नो चांसेस ऑफ द पॉल्यूशन। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। इट मेंटेन सॉइल हेल्थ, साथ में ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ये सॉइल की जो हेल्थ है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। Next, the topic is the types of the crops. There are many three types of the crops. That is the kharif crops, rabi crops, and zyad crops. So let us start with the kharif crops. Kharif crops कौन सी होती हैं? These crops are sown in the beginning of the monsoon. तो ये कब बीजी जाती हैं, ये फसलें जो होती हैं खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं in the beginning of the monsoon season. जैसे ही मानसून सीजन जो है शुरू होता है उसी दौरान जो ये फसलें जो थी वो बीज दी जाती हैं। दैट इज, अब ये जो मंथ चल रहा है जुलाई मंथ चल रहा है, दैट मीन्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मानसून मंथ। तो इस मानसून मंथ में जो थी वो खरीफ क्रॉप्स जो थी वो क्या की जाती है, सोन कर दी जाती हैं, उगाई जाती हैं। दैट इज बिटवीन जून एंड जुलाई एंड दे आर हार्वेस्टेड। और इनकी कटाई जो होती है, इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर या अक्टूबर मंथ में जो होता है इनको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर मेज एंड राइस। और ये जो खरीफ क्रॉप्स होती है दैट मीन्स दे नीड मोर वाटर। इनको जो है उगने के लिए जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड बाय दिस रीजन दे कैन बी सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड जून एंड जुलाई। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून। नेक्स्ट इज द rabi crops. These crops are sown in the winter. ये कब उगाई जाती हैं, इन द मंथ ऑफ द विंटर। विंटर में उगाई जाती है, सर्दियों में उगाई जाती हैं। दैट इज बिटवीन द नवंबर एंड अक्टूबर। और ये जो विंटर सीजन है कब शुरू होता है, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं दैट इज द rabi crops and they are harvested। और इनको कब काटा जाता है, they are harvested in the month of March and April. And the common examples of the rabi crops are wheat and the barley. The next important main crop is the zyad crops. These crops are grown in the summer season. ये जो क्रॉप्स होते हैं, ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं, ये कब सोन किए जाते हैं, इन द मंथ ऑफ समर। समर में इसलिए उगाए जाते हैं दैट मीन्स दे नीड मोर हीट फॉर देयर ग्रोइंग कैपेसिटी। उनको अपनी ग्रोइंग पावर के लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा हीट की जरूरत होती है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रीजन दे कैन बी ग्रोन इन द मंथ ऑफ इन द समर सीजन। And the common examples of the zyad crops are cucumber as well as watermelon because they need more heat for their growing capacity. Next topic is the crop management production. कि जो crops हैं उनकी जो मैनेजमेंट है, मतलब जो प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की, उनकी पैदावार जो होगी, उस पैदावार की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से की जानी चाहिए। It refers to controlling the various aspects of crop production. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें various aspects को डिस्कस करेंगे for controlling the crop production to obtain best yield and maximum yield, जिससे कि हमें उस क्रॉप की जो है वो एक बेस्ट यील्ड मिले और उसकी मैक्सिमम यील्ड मिले। उसकी मतलब जो एक क्वालिटी हो वो भी अच्छी हो और जो उसकी यील्ड है वो भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो यही क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो यही सिखाती है कि जब हम किसी भी क्रॉप को जो है उगाते हैं तो उगाने के बाद जब उसकी जो प्रोडक्शन होती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करने के बाद उससे हम कैसे बेस्ट यील्ड देंगे और मैक्सिमम यील्ड कैसे देंगे। क्रॉप मैनेजमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो क्रॉप मैनेजमेंट है वो फॉलोइंग फैक्टर्स को इंक्लूड करती है। पहली है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उस क्रॉप की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है या उसकी जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है वो क्या है, दैट इज द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इरिगेशन, अब अगर हमने कोई क्रॉप उगाई है तो दैट मीन्स उसके लिए जो है पानी जो है वो टाइम टू टाइम जो कितने पानी की जो वो जरूरत है।
लिमिटेड अमाउंट में वाटर चाहिए, ज्यादा अमाउंट में तो नहीं चाहिए, या मिनिमम वाटर है, मैक्सिमम वाटर है, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, दैट इज द इरिगेशन फॉर द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न्स, उसको जो फसल को उगाने के जो पैटर्न्स है, क्रॉपिंग पैटर्न्स है, वो किस तरह के होने चाहिए। जैसे पीछे भी मैंने बताया था कि जो क्रॉपिंग जो प्रोडक्ट पैटर्न्स होते हैं, अगर हम अलग अलग क्रॉप्स को जो है अगर हम फील्ड में उगा रहे हैं, दैट मीन्स उनको एक रोज में उगाना चाहिए, जिससे कि उसका पैटर्न जो है, हर क्रॉप का पैटर्न जो है वो अलग अलग हो, जिससे कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो है उसकी हमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है बोथ फॉर द लिविंग बींग्स, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें भी एक न्यूट्रिशन की जो एक जरूरत है बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा है, और अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, दैट मीन्स आवर बॉडी कैन सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस एंड आवर बॉडी इज हेल्दी वेल्दी ओनली व्हेन आवर डाइट इज balanced and we take the diet when there are proper amount of nutrients are present in that diet. It involves selection. अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो क्रॉप्स की वो क्या इन्वॉल्व करेगी, सिलेक्शन इन्वॉल्व करेगी, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जब हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्रॉप में ये देख रहे हैं कि हम किस क्रॉप की सिलेक्शन करें जिसमें कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट उसकी ज्यादा से ज्यादा हो। वो क्रॉप जो है वो सोन करने के बाद वो कितना समय लेती है ग्रो करने के लिए, दैट इज द टाइमिंग। आगे है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कितनी है, किस तरह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है सप्लाई टू द क्रॉप्स। लाइक अस दे आर ऑल्सो नीड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे कि हमें जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, सेम वैसे ही जो आपके क्रॉप्स हैं उनको भी जरूरत है किस चीज की, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। विदाउट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स द प्लांट्स कैन नॉट बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर, वो अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड अप नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको भी एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी एंड ऑल्सो मेंटेन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो सेम जस्ट लाइक एज द ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, crops also need the nutrients for building up their structure as well as for their metabolic processes. So these inorganic nutrients taken by the plants, और जो ये इस तरह के nutrients जो हैं जो कि टेक अप किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, उनको हम क्या कहेंगे, nutrients. That means these inorganic nutrients that are taken up by the plants for their body building as well as for their metabolic processes, these are known as the nutrients. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाई टू प्लांट्स बाय द फॉलोइंग वेज। अब हम न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई तो करेंगे, क्योंकि जब हमने प्लांट्स ग्रो अप करना है, उसको बिल्डअप करना है, तो उसके लिए हम न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करेंगे उन प्लांट्स के लिए, पर उनको सप्लाई करने का जो एक तरीका है दैट इज बाय द फॉलोइंग वेज। अब जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स में किसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे कैन एंटर इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर के थ्रू वो न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स में एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन से वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से भी वो मिनरल्स जो है या आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो बाय दीज वेज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल। Plants require a lot of nutrients. अभी मैंने कहा था कि plants जो हैं that means they need a lot of nutrients as well as inorganic nutrients for their structure as well as for their metabolic processes. But some in large, पर उसमें जो nutrients है वो हर plants को जरूरत है nutrients की, अपनी बॉडी, उनकी बॉडी बिल्डिंग को ग्रो करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ग्रो करने के लिए, पर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं कुछ जो होंगे वो कम यूज किए जाएंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो लार्ज अमाउंट में यूज किए जाएंगे। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ, कुछ हम कह रहे हैं कुछ कम यूज किए जाएंगे न्यूट्रिएंट्स और कुछ ज्यादा यूज किए जाएंगे। दैट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रीजन न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एंड दैट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, जो लार्ज अमाउंट में यूज होंगे, ज्यादा यूज होंगे, and micronutrients that are used in small amount, used in small amount। जो कम यूज किए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो प्लांट्स के द्वारा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जिनको जरूरत होगी उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
So what do you mean by the macronutrients? They are required in large amount. Macronutrients are defined as, that means they are used or they are required in very large amount and they are essential for the plants. तो macronutrients जो है, that means they are used in very large amount and they are very essential for the growth of the plant as well as for the metabolic processes. They mainly take part in building plant body. स्पेशली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ मेन पार्ट जो है उनका रोल होता है, दैट मीन्स दे बिल्डिंग अप द प्लांट बॉडी. तो वो प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं. एंड दूसरा जो है दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मीन्स अभी हमने जैसे पढ़ा था कि सेल्स जो है उसमें क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वेरियस सेल्स होते हैं. तो अगर उन सेल्स की अगर उन्होंने डेवलपमेंट करनी है प्लांट्स ने, तो दैट मीन्स दे नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. तो मेनली हमारे पास जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट आर 13 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. देयर आर मेनली 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. तो 13 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में से 6 जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो 6 आ रहे हैं हमारे कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. So these fall in the category of the macronutrients. Next is the micronutrients. They are those nutrients that are used by the plants in very small amount. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं. एंड द यूजेबल क्वांटिटी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज वेरी स्मॉल एंड दे आर इन्वॉल्व इन दैट. और मेनली जो इनका रोल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो किस में रोल प्ले करते हैं, दे play mainly role in the enzymatic activity as well as in the electron transport. तो मेन जो रोल है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स में वो क्या है, दैट मीन्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द electron transport as well as in the enzyme activity. And out of the 13 essential elements, 6 are the macronutrients and rest 7 are the micronutrients that are involved in the nutrients for the plants. So the main micronutrients are iron, manganese, boron, zinc, copper, chlorine, and the last one is the molybdenum. So these are the micronutrients. Next is the manures and the fertilizers. Manures and fertilizers, they are added to maintain the fertility of soil. Manures और fertilizers का जो हम यूज है वो किस चीज के लिए करते हैं, to maintain the fertility of soil. क्योंकि सॉइल का जो है क्रॉप्स की बेटर प्रोडक्शन के लिए सॉइल का फर्टाइल होना जो है वो बहुत जरूरी है. दैट मीन्स एट दैट टाइम वी कैन यूज द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स फॉर इंप्रूविंग द बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, farmyard. First type of the manures are the farmyards. Consists of cattle dung and urine. Farmyard में किस चीज को कंसिस्ट किया जाता है, cattle dung को and urine को. ये farmyard में इकट्ठा किया जाता है जहां पर हम किस चीज को इकट्ठा करते हैं, cattle dung और urine को. नेक्स्ट हमारा जो manure आता है that is the compost. Compost जो होता है that is made of decomposed plants and animal waste. कंपोस्ट में जो है हम डिकम्पोज करते हैं किस चीज को, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल वेस्ट को. दोनों में ही हमें डिकम्पोजिशन जो है दैट इज मस्ट एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट एक्सेट्रा. तो अभी मैंने कहा कि दोनों में ही जो है हमारी डिकम्पोजिशन जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी मस्ट. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये जो है कौन सी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो थी वो टेक प्लेस करती है इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो हमारे मैन्योर्स है इसमें हमने ये चीज कही है कि दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ plants and animals and it is a biological process in which both aerobic and anaerobic respiration takes place and in the microorganisms and these microorganisms they can decompose the organic matter. Next is the fertilizers. Fertilizers भी आपके inorganic compounds हैं जो क्या सप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं टू द सॉइल. और ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को कहां सप्लाई करते हैं, सॉइल में सप्लाई करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज द फर्टिलाइजर्स. एंड द मेन फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम phosphate. These are the two types of the fertilizers that can be used for the fertility of the soil.
नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स? जो मैन्योर्स हैं दे कैन बी यूज्ड इन लेस अमाउंट, वेयर एज फर्टिलाइजर्स दे कैन बी यूज्ड इन हाई अमाउंट. दूसरा ये है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे कैन, मैन्योर जो है दे कैन क्रिएट ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स जो है दे कांट क्रिएट ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर को जो होता है वो स्टोर करना जो है वो दैट इज द टफ टास्क, वेयर एज हम फर्टिलाइजर्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं. और मैन्योर जो है वो बल्कि होने की वजह से दे कैन नॉट बी इजिली ट्रांसपोर्टेबल, वेयर एज दूसरे जो है वो क्या है, फर्टिलाइजर्स जो है दे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेबल. एंड मैन्योर्स जो होते हैं दीज आर द इनऑर्गेनिक वेस्ट, और जबकि फर्टिलाइजर्स जो है दे आर द ऑर्गेनिक वेस्ट. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज द इरिगेशन. अब ये है कि सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी हमने देख ली. उसके बाद ये है कि अब जब क्रॉप हमने उगा दिए तो उसमें इरिगेशन, पानी का जो एक सिंचाई होना जो है वो बहुत जरूरी है. टाइम टू टाइम उसमें पानी की सप्लाई कितनी चाहिए, कितना जो क्रॉप है उस टाइम पानी की जरूरत की डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से जो है वो इरिगेशन की जाती है. इट इज सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट्स. दैट मीन्स इरिगेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट्स. मॉडर्न टेक्निक से इरिगेशन की, ठीक है. अब कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो है दैट आर अप्लाइड फॉर द इरिगेशन. कौन कौन सी? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, दैट इज फॉर द बेटर सप्लाई ऑफ वाटर. एक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट इज अ मॉडर्न टेक्निक एंड ड्रिप method. These are the better modern techniques for the supply of water to the plants. अब स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है कि जहां पर एक मेन पाइप होती है, मेन पाइप के साथ जो होता है वहां पर एक प्रॉपर नोजल जो होती है वो एडजस्ट की होती है, और वो नोजल जो होती है जब पानी जो होता है वो मेन पाइप से प्रेशर के साथ जब छोड़ा जाता है तो जो पानी जो होता है उसका वो चारों तरफ जो होता है फील्ड में जो होता है वो फैल जाता है, खेतों में फैल जाता है. दैट इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. और ड्रिप इरिगेशन भी जो है जिसमें पाइप्स को जो होता है वो वर्टिकली जो होता है वो खेतों में लिटाई होती है, और वहां से जो होता है वो पानी की जो सप्लाई जो होती है वो क्रॉप्स के लिए की जाती है. नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन. अब इरिगेशन भी हो गया. अब उसके बाद हम जो क्रॉप्स अगर हमारी उग रही हैं तो उनको हम कैसे जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वीड्स एज वेल एज फ्रॉम द पेस्ट से. तो वीड्स क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स. अब कई बार क्या होता है कि जब हम उगाते हैं, फसल उगाते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं तो उनके साथ अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा निकल आते हैं. तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम क्रॉप नहीं कह सकते हैं, बट दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उस क्रॉप की एक तो ग्रोथ को रोक देते हैं, दूसरा जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है सॉइल से वो भी उसको शेयर कर लेते हैं, सन की जो रेज होती है उनको भी वो शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं. तो ऐसे क्या है कि इस तरह से वो शेयर करने से जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो जो प्रोसेस है रिमूविंग वीड्स को हम उसको क्या कहेंगे, वीडिंग. दैट मीन्स अननेसेसरी प्लांट्स अगर किसी क्रॉप के साथ उगते हैं तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं अनवांटेड वीड्स को, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द वीडिंग. Weeds are unwanted plants that grow along with the main crop. For example, हमारे पास unwanted weed कौन से हैं? Amaranthus and grass and wild oats. These are the unwanted plants that can grow with the main crop. नेक्स्ट, अब डिसएडवांटेजेस क्या है इनकी वीड्स की? compete with the main crop for nutrients. एक तो ये फाइट करते हैं, जो मेन क्रॉप होती है हमारी उसके साथ ये फाइट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को शेयर करेंगे, स्पेस को भी शेयर करेंगे, क्योंकि जो मेन क्रॉप को स्पेस चाहिए ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए, उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट होगा, अनवांटेड वीड होगा वो क्या करेगा, उसको स्पेस को शेयर करेगा. सनलाइट जो होगी उसको भी शेयर करेंगे, वाटर की जो सप्लाई है, मेन न्यूट्रिएंट्स जो होंगे सॉइल में उनको भी वो शेयर करेंगे. उससे क्या होगा कि लोअर्स द मेन क्रॉप क्वालिटी. उससे जो क्रॉप की जो क्वालिटी होगी या प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. दे लीड टू सेवरल डिजीजेस, और साथ में वो किस चीज को लीड करेंगे, सेवरल डिजीजेस को. तो मेथड्स कौन कौन सी वीडिंग को? एक तो मैनुअल मेथड है, मैनुअल वीडिंग है जिससे कि हम हैंड से उन वीड्स को, अनवांटेड वीड्स को जो मेन क्रॉप के साथ लगे होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं. दैट इज रिमूविंग वीड्स बाय हैंड्स, जो कि हम उसको मैनुअल वीडिंग कहेंगे. दूसरा वीडिसाइड्स है, अगर हम उसके ऊपर जो है अगर हम केमिकल्स का यूज करें तो केमिकल्स का यूज करने से भी हम अनवांटेड वीड्स को जो है वो मेन क्रॉप के साथ से हटा सकते हैं. मेन क्रॉप को उसमें जो होगा वो कोई फर्क नहीं होगा, पर जो उसके अनवांटेड वीड्स उसके साथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. एंड दैट केमिकल इज नोन एज 2,4-D. दैट इज 2,4-D.
नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड्स भी हम कुछ यूज कर सकते हैं अनवांटेड वीड्स को निकालने के लिए। इन विच सम इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स इज पुट इन द फील्ड। उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फील्ड में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट ईट्स वीड नॉट मेन क्रॉप, जो कि क्या करते हैं वो वीड्स को तो खा जाते हैं, अनवांटेड वीड्स को, पर वो मेन क्रॉप को नहीं खाते हैं। दैट इज द बायोलॉजिकल मेथड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टोरेज। क्रॉप्स का हमने जो है उसका इरिगेशन का भी देख लिया है। तो इरिगेशन होने के बाद उसका हार्वेस्टिंग के बाद उसका स्टोरेज, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद जो मेन कंसेप्ट आता है दैट इज द स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स को किस तरह से स्टोर किया जाए। The following methods are employed for the storing of the crops. That means following methods are employed for taking the storage of the crops. By drying, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप्स है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, धूप में सुखाना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा, जिससे कि उसमें जो मॉइस्चर जो है उस क्रॉप से जो है वो मैक्सिमम निकल जाए। उसके बाद ताकि क्रॉप जो है वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। मॉइस्चर गेट्स रिमूव, ड्राई तभी हो पाएगी जब वहां से मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड जब मॉइस्चर वहां नहीं रहेगा और पूरी तरह से क्रॉप जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ड्राई क्रॉप पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी भी अटैक नहीं करते हैं। इफ द क्रॉप्स आर वेट and they have moisture, that means maximum amount of the microorganisms can attack on the crops. Maintaining storage containers. अब जो क्रॉप्स हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंटेनर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सच एज द गनी बैग्स, अर्दन पॉट्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ऑफ द क्रॉप्स। दे शुड बी न्यू विदाउट क्रैक्स। और वो जो गनी बैग्स जो है वो कैसे होने चाहिए, नए होने चाहिए, उनमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जब हम स्टोरिंग करते हैं क्रॉप्स की तो उस टाइम हमें ये चीज अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए कि हम कहीं उनको जो बैग्स को जो वो दीवारों के साथ तो नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि बारिश वगैरह के मौसम में जो दीवारों से मॉइस्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर वो कंटेन करें, जिससे कि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अटैक करें। तो जब हमने स्टोरिंग करनी है क्रॉप्स की, दैट मीन्स ऑल दीज कंसेप्ट्स आर टू बी kept in our mind. And next is the crop rotation. The methods of growing crops alternately on the same field land. Same land पर हम crops को alternately क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं. That is known as the crop rotation. Suppose इस सीजन में अगर हमने कोई एक क्रॉप उगाया है तो नेक्स्ट सीजन में हम उसको ऑल्टरनेटली जो है वो नई क्रॉप जो है वो वहां पर उगा सकते हैं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल्स कौन कौन से क्रॉप रोटेशन में, लेग्यूम्स है विच इंक्लूड पी बीन्स है, ग्राम्स एंड पल्सेस है, आर ग्रोन इन द फर्स्ट सीजन एंड व्हीट इज द आफ्टर। मतलब पहले सीजन में पी बीन्स है, ग्राम्स है, ये पल्सेस है, इनको हम फर्स्ट सीजन में ग्रो कर सकते हैं। एंड आफ्टर द ग्रोइंग ऑफ दीज in the first season, after that we can grow wheat in the next season. The last important topic of this chapter is a crop variety improvement. Crops की variety को कैसे improve किया जा सकता है? We need to have to improve desirable qualities in food plants as follow. दो main हमारे desirable techniques हैं, methods हैं, जिनसे कि हम crop variety को improve कर सकते हैं. That is the high yield and the natural resistance to diseases. So these are the crop variety improvements, and this is the first part of the improvement in the food resources. And in part 1 we will discuss only about the crops, and in second part we will discuss about the animal husbandry.